हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज आदित्य वाधवा एंड आज हम अपना बुक 3 क्लास 12th का जो बुक 3 है उसको शुरू करेंगे। अब कई स्कूल्स में 95% ऑफ द स्कूल्स के अंदर तो हमारे पास जो स्टार्ट हुआ है वो बुक 1 स्टार्ट हुआ है। किसी स्कूल ने एनपीओ स्टार्ट करा है, किसी स्कूल ने पार्टनरशिप स्टार्ट करा है, बट कई स्कूल्स ऐसे हैं, 5% स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर हमारे पास सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक 3 शुरू हो जाती है। जिसका रीजन ये है क्योंकि बुक 3 का आपको साल भर में प्रोजेक्ट बनाना होता है, इस वजह से वो लोग बुक 3 से स्टार्ट करते हैं। तो बुक 3 के अंदर हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज यहाँ पर शुरू करते हैं। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। प्लीज ऐप पर जाके चैप्टर्स खरीदो, चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी सारी आ चुकी हैं ऐप पर। कई कई चैप्टर्स को मैं पूरा पूरा डाल चुका हूँ, कुछ कुछ चैप्टर्स इन प्रोसेस हैं। सो आप लोग प्लीज ऐप पर जाओ, चैप्टर्स खरीदो। ये वाले चैप्टर की भी एक लौती वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, बाकी इस चैप्टर की सारी वीडियोस आपको ऐप पर मिलेंगी। इस चैप्टर में ज्यादा वीडियोस है नहीं, मैक्सिमम 3 to 4 वीडियोस हैं। सो प्लीज ऐप पर जाओ, चैप्टर्स खरीदो। जिसने भी नहीं खरीदे, आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों से आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग चैप्टर्स खरीद रहे हैं, डाउट्स भी पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। 12th क्लास है, प्लीज आप लोग इस चीज को लाइटली मत लो एंड स्टार्ट बाइंग द चैप्टर्स एंड स्टार्ट स्टडिंग। तो आओ देखो, समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। जनरली क्या होता है, किसी भी कंपनी को अगर अपने अकाउंट्स दिखाने हैं, अकाउंट्स में वो दो अकाउंट्स दिखाती है। कौन कौन से? एक तो होता है उसके पास उसकी बैलेंस शीट, जिसको एक और नाम से बुलाया जाता है, इसको कहा जाता है पोजीशन स्टेटमेंट। मैं ये एनपीओ में भी एक बार समझा चुका हूं, क्योंकि उसके अंदर भी हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं और साथ में हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट। उसके अंदर हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट कंपनीज के केसेस में हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को कहा जाता है इनकम स्टेटमेंट। अब ये दो चीजें इतनी जरूरी क्यों होती हैं, किसी एक से काम क्यों नहीं चल जाता? तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो वहां पर भी मैंने एग्जांपल दिया था। अब यहां पर हमारे पास सोचो बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट होती है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कब की इंफॉर्मेशन देती है। बैलेंस शीट हमेशा इंफॉर्मेशन देती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट होती है, ये कब की इंफॉर्मेशन देती है हमें? ये देती है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड की इंफॉर्मेशन देती है। और जो बैलेंस शीट होती है वो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट की इंफॉर्मेशन देती है। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। तो बात करें तो हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट है दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, यानी कि ये कुछ पीरियड ड्यूरेशन के बारे में बताती है। और जो हमारे पास ये इनकम बैलेंस शीट है, पोजीशन स्टेटमेंट है, दिस इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो स्टॉक जो होता है हमारे पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होता है। सर नहीं समझ में आया, दोनों चीजें समझाओ, एग्जांपल दो कोई बहुत तगड़ा सा झाम फाड़ सा। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरी एक सिस्टर है, मेरे को अपनी सिस्टर की शादी करवानी है किसी से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे एंगल्स में मेरे को लड़का ठीक लगता है, बस मैं उसको फाइनेंशियली चेक करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल जजमेंट यहाँ पर बहुत जरूरी होती है। तो फाइनेंशियली जब जज करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ, उस लड़के से जिससे मैं अपनी सिस्टर का रिश्ता करवाना चाहता हूँ, मैं पूछता हूँ कि आपकी सैलरी कितनी है भाई साहब? वो कहते हैं मैं महीने के 5 लाख रुपए कमाता हूँ। मैंने कहा क्या बात है, मजा आ गया सुन के। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियल एंगल पे अब जज कर रहा हूँ, बाकी सारी चीजों पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो लड़के का नेचर, फैमिली, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा मैं महीने के 5 लाख रुपए कमाता हूँ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? ये सुन के तो मेरा दिल खुश हो गया, मजा आ गया। ये रिश्ता पक्का समझो। मेरे पापा बोलने ही वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। कहते क्या हुआ? मैंने कहा अभी तो आपने उनकी क्या सुनी है, अभी तो आपने उनके बारे में क्या जाना है, अभी आपने उनका प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम स्टेटमेंट के बारे में जाना है। अभी आपने सिर्फ इतना जाना है कि महीने का कितना कमाते हैं। क्या आपको पता है उनकी पोजीशन स्टेटमेंट क्या है? तो उन्होंने कहा कि पोजीशन स्टेटमेंट जाननी क्यों है, जो इंसान महीने का 5 लाख रुपए कमाता हो, दिक्कत क्या है वहां पर? मैंने कहा एक बार सुन लेते हैं। जब मैंने पोजीशन स्टेटमेंट की जांच पड़ताल करी तो मेरे को पता लगा कि उनकी बैलेंस शीट में लोन स्टैंडिंग है 30 करोड़ रुपए का। 30 करोड़ रुपए का उन्होंने लोन ले रखा है। क्या अब ये डिसीजन वाइज है? क्या आप वहां पर शादी कराना या उस रिश्ते को फाइनेंशियल एंगल पे जस्टिफाई करना या हाँ करना फाइनेंशियल एंगल पर, क्या ये जस्टिफाइड होगा? बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होगा। आधे से ज्यादा बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर रिश्ता कैंसिल कर दो। बिल्कुल यही करना चाहिए, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट खराब है। तो बैलेंस शीट खराब होने की वजह से मैंने रिश्ता कैंसिल कर दिया। अब एक और लड़के की बारी आई, अगला दिन नया लड़का। अब जब नए लड़के के पास गए तो वहां पर हमने पूछा, हमने कहा कि भैया आपके पास बैलेंस शीट आपकी सही है क्या? हम जब पिछला लड़का देखने गए थे तो उसकी जो बैलेंस शीट थी, जो उसकी पोजीशन स्टेटमेंट थी, वो खराब थी। क्या आपकी सही है क्या? कहता ये लो मेरी बैलेंस शीट पकड़ो, ऊपर से आप मेरी कोठी में आए, बड़े से बंगले में, घर में आए, हमारे पास गाड़ियां इतनी हैं, तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि हमारे पास एसेट्स बहुत सारे हैं।
तो मैंने उनकी बैलेंस शीट देखी, मेरे को उनकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी लगी, बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ नहीं थी। मैंने कहा आप महीने के कितने कमाते हो? तो कहता मैं महीने के कुछ नहीं कमाता, मैं घर बैठता हूँ, आराम करता हूँ, चिल करता हूँ, नेटफ्लिक्स एंड चिल करता हूँ, मैं कोई पैसे नहीं कमाता महीने के। तो मैंने कहा ये भी रिश्ता क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके अंदर गड़बड़ है। तो इसलिए हम लोगों को दोनों चीजें चाहिए होती हैं। और क्यों रिक्वायर्ड होती हैं? कई बार कंपनीज को बैंक से लोन लेना होता है, तो बैंक्स क्या देखते हैं कि कंपनी की एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी है या नहीं है, क्या अभी कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसके लिए कंपनी देखेगी, बैंक देखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर बैंक को इसका ये देखना हो कि इनके पास एसेट्स और लायबिलिटीज कितने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं पहले से ही बहुत सारा लोन लिया हुआ है, तो वहां पर भी बैंक को पोजीशन स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। सो दीज आर द टू मेजर स्टेटमेंट्स। इनको साथ में सप्लीमेंट जो करता है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होती है यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके ऊपर आपका ऑल टुगेदर चैप्टर है और अच्छी खासी वेटेज रखता है वो चैप्टर एग्जाम के अंदर। 6 से 8 नंबर का वो चैप्टर आपका आता है, तो वो चैप्टर के दौरान हम पूरा करेंगे। इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है जो मैं एग्जिस्टिंग चैप्टर करा रहा हूँ, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन थ्योरी। एंड इसके अंदर कम से कम 4 नंबर का आपका बुक 2 में जो पार्ट 2 आता है आपका, पार्ट 2 एग्जाम में पार्ट बी के अंदर कम से कम 4 नंबर की वेटेज होती है, तो इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं आपके। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज जो समझने की है, दैट इज आवर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो अभी तक हमने करी थी एनपीओ चैप्टर में भी जो करी थी, या जो क्लास 11th में भी करी थी, वो कैसे करी थी? सर ऐसे टी बना दो, टी बनाने के बाद मैंने कहा क्या करूं, एक साइड लिख दो लायबिलिटीज और एक साइड लिख दो एसेट्स, बस शुरू हो जाओ आप। बैलेंस शीट हमने तो यही सीखी है अभी तक, यहाँ पर हमारे पास अमाउंट्स आ जाएंगी। तो अब यहाँ पर पार्ट बी में आप बैलेंस शीट ऐसे भूल जाओ। अब हमारे पास कैसी बैलेंस शीट है, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, जो कि पहले चलती थी। अब हमारे पास क्या आ गई है? अब हमारे पास नई बैलेंस शीट आ गई है, किसके अंडर? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 हमारे पास शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 1। तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 में हमारे पास जो है, हमारे पास है बैलेंस शीट। और शेड्यूल 3 पार्ट 1 की जो बैलेंस शीट है वो हमारे पास अब है वर्टिकल फॉर्मेट में। अगर मैं वर्टिकल फॉर्मेट की बात करूं तो वर्टिकल फॉर्मेट में हमारे पास पहले लेफ्ट और राइट में होता था, लायबिलिटीज लेफ्ट में होती थी, एसेट्स राइट में होते थे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, अब हमारे पास वर्टिकल फॉर्मेट होगा। तो इसकी अगर मैं हेडिंग डालूं यहाँ पर, तो हमारे पास एक हेड तो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जो पहले लायबिलिटीज होती थी अब उसका नाम बदल के हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज। है वही चीज, सारी की सारी चीजें वही है, बस नाम बदल गया। नाम बदल के हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और एसेट्स का नाम तो एसेट्स ही है। स्पेलिंग गलत हो गई, देख लेते हैं। एसेट्स का नाम तो एसेट्स ही है। अब यहां पर सर समझा दो इनके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं। इतना इजीली याद करा दूंगा कि बुक से देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखो इजीली कैसे याद करा दूंगा। मैंने कहा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा कंपनीज के केस में, एक बार शॉर्ट में समझा रहा हूं सिर्फ। शॉर्ट में समझाने के बाद फिर बहुत डिटेल में भी समझाऊंगा इसको। तो शॉर्ट में मैंने कहा कैपिटल और साथ में उधार। भाई अपना पैसा कंपनी ने कितना लगाया, साथ में बाहर वालों से उधार कितना लिया, यही सारा का सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाता है। तो इसी से हमने अपनी 11th क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन एक चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कहा था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो कैपिटल का क्या मतलब होता है? अपना पैसा। लायबिलिटीज का मतलब होता है बाहर वालों का पैसा। तो मेरे पास टोटल जितने भी एसेट्स होंगे, जितनी भी मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, जितनी भी ये सारी चीजें होंगी, या तो मैं अपने पैसों से खरीदूंगा या किसी बाहर वाले से पैसा लूंगा। तो कंपनी की बैलेंस शीट भी वही है, या तो मेरे पास अपना पैसा होगा, कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग मिलकर पैसा लगाते हैं, और जो बहुत सारे लोग मिलकर के पैसा लगाते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? उन्हें हम बुलाते हैं शेयर होल्डर्स। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स ये क्या है? अपना पैसा, हमारा पैसा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं अपना पैसा। ये हमारे पास अपना पैसा, ये हमने बाहर वालों से नहीं लिया हुआ अभी। अब और सर क्या आएगा? अब बाहर वालों का पैसा। बाहर वालों का पैसा कैसे आ सकता है? उधार जो हमने उनसे लिया। उधार कैसे कैसे ले सकते हैं? या तो लंबे समय के लिए, या फिर हम लोग छोटे समय के लिए उधार ले सकते हैं। तो जो लंबे समय का उधार होता है उसको हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, और छोटे समय का जो उधार होता है उसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज। तो एक बच्चा कहता है सर लंबा समय और छोटा समय समझा दो। तो मैंने कहा विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर जो सेटल हो जाए, या जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर सेटल हो जाए बिजनेस की, दैट इज नोन एज करंट लायबिलिटीज।
जो 12 महीने से ज्यादा या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा जाता है उसे हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। तो अगर हम बात करें ये दोनों कैसा पैसा है, बाहर वालों का पैसा, बाहर वालों का पैसा। तो अपने पैसे से और बाहर वालों के पैसे से क्या खरीदूंगा, एसेट्स खरीदूंगा। एसेट्स भी कैसे कैसे खरीद सकता हूं, छोटे समय के लिए एसेट्स या फिर ऐसे एसेट्स जो लंबे समय तक चलते हैं। तो लंबे समय तक चलने वाले एसेट्स को बोला जाता है नॉन करंट एसेट्स। और जो एसेट्स विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर हमारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं उनको बोला जाता है करंट एसेट्स। बस ये हमारे पास बैलेंस शीट बन गई सर, बस इतना सा ही। 11th क्लास में तो पता नहीं कितना कितना पढ़ के आए थे, एनपीओ में पता नहीं कितना कितना पढ़ के आए थे। मैंने कहा बस इतना सा नहीं है, बस इतना सा नहीं है, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो ये हमारे जो हमने करे, ये क्या करा हमने, ये हमने पढ़े हमारे मेजर हेड्स। दीज आर आवर मेजर हेड्स, कि भाई मेजर ब्रॉड ब्रॉड ये हेड्स हैं। अब इसको याद करने का तरीका, याद करने का क्या तरीका है भाई, नॉन करंट और करंट, नॉन करंट और करंट ये तो है ही, एसेट साइड नॉन करंट करंट में खत्म हो जाती है। लाइबिलिटी साइड में नॉन करंट और करंट एसेट्स के साथ और क्या आ जाता है हमारे पास, शेयर होल्डर्स फंड्स आ जाते हैं हमारे पास। तो एक ये चीज एक्स्ट्रा है बस। तो मैं तो उसको शॉर्ट में ऐसे याद करवा देता हूं क्योंकि हमारे पास ना रेशो वाले चैप्टर में भी काम आएगी। तो लाइबिलिटीज में हमारे पास है एसएफ, एनसीएल और सीएल, ये हमारे पास है लाइबिलिटीज। और हमारे पास एसेट्स में क्या क्या है, एसेट्स में हमारे पास है एनसीए और सीए, दैट्स ऑल। अब इस चैप्टर के अंदर हमें ये बैलेंस शीट डिटेल में पढ़नी है, देन हमें इनकम स्टेटमेंट डिटेल में पढ़नी है। फिर इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब हेड और मेजर हेड आइडेंटिफाई करने वाले आते हैं। तो वो वाली जो वीडियोस हैं वो मैं सारी की सारी ऐप पर डाल रहा हूं, तो ऐप पर जाओ, ये चैप्टर बाय करो, वहां पर परचेज करो, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट्स में अवेलेबल है। वहां पर जाके ये चैप्टर खरीदो और ये चैप्टर को शुरू करो। इसके बाद मैंने आपका यहाँ पर कंपैरेटिव और कॉमन साइज चैप्टर, जो कि जस्ट इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, वो ऐप पर ऑलरेडी डल चुका है। तो वो चैप्टर वहां से पूरा खरीदो। उस चैप्टर में मैंने सारी वीडियो, सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस कराए हैं, आप जाकर के प्लीज वो बाय करो, वहां पर आप लोग देख सकते हो वो चैप्टर। उसके बाद हमारा जो चैप्टर बचेगा रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो टाइम टू टाइम मैं उस ऐप पर अपलोड करता रहूंगा। और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लास 11th की बैलेंस शीट डिटेल में समझाई हुई है। प्लीज भले ही आप क्लास 12th में हो, लेकिन वो वाली बैलेंस शीट समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्लास 11th वाली बैलेंस शीट का लिंक देखो और उसको जाकर के जरूर व्यू करो उस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज ऐप पर जाओ, चैप्टर्स खरीदो, देरी मत करो। आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी आपसे आगे निकल रहे हैं, डाउट्स आते हैं मेरे पास कई बच्चों के, जिन बच्चों के नहीं आ रहे वो अपनी क्लास 12th में और पीछे पीछे होते जा रहे हैं। अभी कुछ नहीं पता कब आपके स्कूल्स खुलेंगे, कब आपके एग्जाम्स होंगे, बट मेक श्योर आपकी तैयारी पूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।